हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विथ ममता। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए चैप्टर थर्ड का पार्ट थर्ड लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को जो था जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बता चुकी हूँ। सेकंड पार्ट में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है ना। तो आज मैं पार्ट थर्ड लेके आई हूँ। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ही एक पोर्शन है जो कि छूट गया था। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था। ठीक, तो यहाँ पर ये केमिकल प्रॉपर्टी में लास्ट प्रॉपर्टी बची थी हमारी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में किस तरीके से रिएक्शन होती है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, और सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है फिजिकल, अगर आप पढ़ना चाहते हो किसी भी मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ केमिकल रिएक्शन बताऊंगी मेटल और नॉन मेटल के बीच की, और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल मैटर है जिसको अगर आप नहीं समझेंगे तो बिल्कुल आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। अगर आपने बीच में स्किप करके देखा तो फिर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आपको ये टॉपिक समझना है। तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको हर एक बारीक से बारीक छोटे से छोटे पॉइंट्स बताऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आप बैठते हो तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आपका बहुत काम करेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन जानने से पहले हम जो मेटल है और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। मेटल की प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं जैसे कोई भी एटम है, एटम की सबसे आउटर सेल है, सबसे बाहर वाली जो सेल है जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बाहर वाली जो सेल है जो ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये है इसकी वैलेंसी, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट की ये क्या होती है? वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल और ऑर्बिट्स, ठीक है ना। जो आउटर मोस्ट होता है, सबसे लास्ट वाली जो सेल होती है, सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो होती है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी। एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सोडियम की बात कर ले तो सोडियम के अंदर क्या होता है? इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, ठीक है ना। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो इसको अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर में अपन डालते हैं, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 9th क्लास में आप लोगों ने पूरा इसका पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली सेल होती है इसको हम बोलते हैं के सेल। फर्स्ट वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? के सेल। फिर इसके बाद वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? एल। फिर इसके बाद एम। इस तरीके से इसके बाद जो होती है उसको एन, और इस तरीके से कई सारी नंबर ऑफ सेल्स हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। 2n² के बेसिस पे ही हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेल होती है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। सेकेंड वाली में 8 होते हैं। और इस तरीके से आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को अपना जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है उसको कंप्लीट करने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत लगती है। अगर किसी एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा? या तो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर देगा या किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से या तो वो डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, और दोनों कंडीशन में क्या करेगा? अपना जो आउटर मोस्ट सेल है उसको कंप्लीट कर लेगा, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं करता है तो वो स्टेबल नहीं रह पाता है। इसलिए स्टेबिलिटी लेने के लिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और या तो फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल में क्या होता है कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि जब भी किसी भी एलिमेंट्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स
आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देते हैं। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को नहीं देते हैं बल्कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी इसलिए वो अपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। लेकिन इतनी एनर्जी हम उसको नहीं दे पाते हैं इसलिए वो क्या करता है कि उसे इलेक्ट्रॉन लेना, जैसे कि सपोज दैट अगर किसी एलिमेंट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, आपने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा, ठीक है ना, और वो अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो उसको चाहिए रहते हैं उसको वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और ऑक्टेट इस तरीके से उसका कंप्लीट हो जाएगा और वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट नहीं करेगा। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है तो उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी, लेकिन अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसे कम एनर्जी की ज़रूरत लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेटल, कोई भी मेटल और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो इस तरीके से ही होती है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर 4 से कम है तो वो डोनेट करेगा, अगर 4 से ज़्यादा है तो वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे मेटल की बात कर लेते हैं कि मेटल जो है, यहाँ पर सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो है या इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है वो कितना होता है, 11 होता है, ठीक है ना। तो इसके जो अंदर वाली सेल होती है, ऑर्बिट होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट वाली सेल में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत लगेगी, अभी इसके पास फिलहाल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन और ज़रूरत लगेगी, तब जाके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर नहीं है कि ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले सके। तो ये क्या करेगा, अपना जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी और को डोनेट कर देगा, ठीक। तो इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 6 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले सकता है, इसलिए क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को डोनेट कर देगा, है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इस तरीके से एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक। तो यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स जितने भी मेटल्स है, सारे मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेटल के अंदर जो जितने भी मेटल्स है वो सभी क्या करते हैं, उनके अंदर जो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरों को डोनेट कर देते हैं। इसलिए मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं। अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स में हम फास्फोरस की बात करते हैं, तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो अब हम इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 8 - 5 मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, -3 चार्ज कर देंगे, ठीक है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ओके। यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 - 6 कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 2, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसका जो ये सल्फर जो है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। इसी तरीके से क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, ठीक है ना, लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 7 मतलब कितना बचा, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये सारे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स है, आप वर्ल्ड में जितने भी नॉन मेटल्स है सभी नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये बहुत पूछे जाते हैं कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ आयन्स की बात करते हैं तो मेटल्स के अंदर टाइप्स ऑफ आयन कैसा होता है, केटायन होता है, केटायन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं,
और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आयंस का टाइप कैसा होता है, कैटायन होता है यहाँ पे, और नॉन मेटल्स में एनायन होता है। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोविटी की बात करते हैं तो मेटल जो होते हैं, ये मेटल जो हैं हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। मेटल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। मेटल के ऊपर जितने भी मेटल्स होंगे सभी के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। और नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसके आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से इनके बीच में रिएक्शन होती है, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने प्रॉपर्टी समझ ली है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होती है। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो हमेशा सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। और ये सॉल्ट जो होता है ये कैसा होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक, अब ये आयोनिक कंपाउंड क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि सॉल्ट जो आप जनरली हम घर में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोडियम क्या आपका मेटल है, सोडियम क्या आपका मेटल है, और नॉन मेटल में कौन आता है आपका, क्लोरीन। ठीक, तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है ना। और ये कैसा है, आयोनिक कंपाउंड है। अब ये आयोनिक कंपाउंड कैसे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सोडियम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, तो यहाँ पर अगर सोडियम की हम बात करते हैं तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 8 और ये 7, ये हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरों को डोनेट कर देगा। और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे रहा है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के पास जो है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट 8, 8 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको, क्लोरीन को कर दिया। तो क्लोरीन को इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स आयंस का ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पे आयंस का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। तो सोडियम जो है अगर इसके आउटर मोस्ट सेल की हम बात करते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में इसका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये सपोज प्रेजेंट है। ठीक, अब क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। लास्ट वाले में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। तो ये हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7, ठीक है ना। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, सोडियम से ले लेगा। ठीक है, सोडियम से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, सोडियम है ना, सोडियम क्या करेगा, अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। ठीक, यहाँ पे सोडियम था, इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, डोनेट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन था, इस क्लोरीन ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने रिसीव कर लिया है ना। तो क्या हो गया, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन गया और ये सोडियम कैसा बन गया, आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया ये, और ये बन गया आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो ये सोडियम जो था इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और इस तरीके से इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया और ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए। ये बन गया आपका सोडियम है ना, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे इस तरीके से, फिर ये क्लोरीन हो गया आपका, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, सोडियम का है।
ठीक। तो ये इस तरीके से ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए और इन्होंने क्या बना दिया, आपका फाइनल स्ट्रक्चर बना दिया NaCl। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ये सोडियम और क्लोरीन जब आपस में कंबाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स या आयन के डोनेशन से, ठीक है ना, क्या होता है कि जब भी कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या आयन के ट्रांसफर से बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है ना, क्या होता है इनके बीच में सोडियम और क्लोरीन जब भी आयंस का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेटल क्या करता है, अपने आयंस डोनेट करता है और नॉन मेटल क्या करता है, आयंस एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब भी आयंस का ट्रांसफर मेटल से नॉन मेटल में होता है तो इन दोनों के बीच में, मेटल और नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होने के कारण ये दोनों जो है एकदम क्लोजली मतलब कि बाउंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स भी बोलते हैं और इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम या तो आयनिक कंपाउंड बोलेंगे या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है मेटल और नॉन मेटल से सॉल्ट का। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की। एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या होता है, एल्यूमिनियम एक मेटल है और क्लोरीन आपका पता है नॉन मेटल है, हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है, इस एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है कि इस एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए निकाल दिए। ठीक, तो इस तरीके से एल्यूमिनियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है ना, ये एल्यूमिनियम का केटायन बना लिया इनने। इसी तरीके से क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत लग रही है तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, और इस तरीके से क्लोरीन के ऊपर जो है वो एनाइन चार्ज आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बात क्या हो रही है कि एल्यूमिनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें और क्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेगा तो फिर इसकी जो वैलेंसी है वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर दोनों ले लेगा तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम क्या करेगा कि भैया एक क्लोरीन बोल रहा है कि एक क्लोरीन जो है ये बोल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन मैं ले लूँगा। ठीक है ना, तो ये दूसरा एल्यूमिनियम क्या बोलता है कि अगर 1 क्लोरीन आप ले रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हो तो एक और दूसरे क्लोरीन को आप बुला लो। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, एक और दूसरे क्लोरीन को आप बुला लो ताकि वो मेरा भी दूसरा इलेक्ट्रॉन ले सके। तो यहाँ पर क्लोरीन के हम कितने एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 क्लोरीन के हम एटम ले लेते हैं, एक इसने एक्सेप्ट कर लिया और एक दूसरे वाले क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए ट्रांसफर, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। ठीक, और ये दोनों ने मिलके एल्यूमिनियम के साथ अपना बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से इन्हें बॉन्ड बनाया। तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए। ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास डोनेट करने के लिए। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया यहाँ पे। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा, इसने ले लिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है तो इसने दूसरे क्लोरीन को बुला लिया। अब दूसरे क्लोरीन ने भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से एल्यूमिनियम ने 2 क्लोरीन को अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और इसने क्या बना लिया, अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है ना, AlCl2, 2 क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक, समझ में आया इतनी बात। और यहाँ पर भी जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड।
ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल थे, वो दोनों मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। ठीक है, चलिए अब इतना समझने के बाद अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जो आयोनिक कंपाउंड्स जो बने हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं हम कि इस आयोनिक कंपाउंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, जनरली लाइट चली गई है तो डोंट माइंड, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे क्लियर। ठीक है ना, अभी आ जाएगी लाइट वापस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ को देखने के पहले हम एक एग्जांपल माइंड में सेट कर लेते हैं। आप लोगों ने सॉल्ट देखा ही है, ठीक है ना, सॉल्ट जो है वो आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, तो आप माइंड में सॉल्ट को लेके बैठिए कि हम सॉल्ट के बेसिस पे ही हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं फिजिकल नेचर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सॉल्ट होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है ना, उसको पीस के फिर पाउडर बनाया जाता है। तो पहले कैसे होता है, सॉलिड होता है और हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। जब भी आप इसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है ना, इसके टुकड़े हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और जनरली ब्रिटल होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को आ गया। सेकेंड देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, क्या रीज़न है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसके कारण कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ये जनरली कम टेम्परेचर पे ना तो मेल्ट होते हैं और ना ही बॉयल होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बनता है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग कि मेल्टिंग, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और इसका रीज़न ये है कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। मतलब ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड है, अगर हमें इसको तोड़ना होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, थर्ड चीज़ देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं सॉल्युबल इन वाटर, सभी आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट नॉट सॉल्युबल इन केरोसिन और पेट्रोल। लेकिन ये केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होते हैं। एक चीज़ आप माइंड में बैठा के रख लीजिए कि जो चीज़ वाटर के अंदर सॉल्युबल होगी वो कभी भी केरोसिन और पेट्रोल के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगी। ठीक है ना, और जो इसके पेट्रोल और केरोसिन में सॉल्युबल होंगी वो कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगी। ठीक, फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है, अगर ये आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में है, मतलब पिघली हुई अवस्था में है, या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में, अगर वाटर में आपने डिसॉल्व कर दिया है, तो इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से यहाँ पे बाउंडेड रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से बाउंडेड रहते हैं। अगर आप ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये बिल्कुल रिजिड है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा, एकदम रिजिड है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना,
जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके, है ना, आयनिक कंपाउंड के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सॉलिड फॉर्म में ये क्या है, एक जगह पे फिक्स है, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। इसी कारण सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमने इस आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डाल दिया या इसको हमने मेल्ट कर दिया, तो क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सब क्या हो जाएंगे, अब बिखर जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आपके बिखर गए, और बिखरने के कारण अब ये फ्री हो गए, और फ्री होने के कारण अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ये सब बिखर गए, और बिखरने के कारण अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन इजीली हो जाता है। इसीलिए जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये सारे मोल्टेन स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में, सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर अगर आप डिजोल्व कर दोगे तब भी ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सभी पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण कि सॉल्यूशन स्टेट में और मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, बट सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है आयनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा हमने जो मेटल और नॉन मेटल की जो रिएक्शन थी वो रिएक्शन भी पढ़ ली हमने, और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली है। ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसको हम शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट वे में किस तरीके से लर्न करें। ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ देख लेते हैं, हम बना लिए। ये मैंने आप रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है मैं आपको सेकेंड वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इसको लर्न करने का एक फॉर्मूला बताती हूँ जिससे आप इजीली इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो फिर वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो सीरीज़ है काफ़ी लॉन्ग हो जाती है कि आपको किस तरीके से इसको मैनेज करना है, क्योंकि एक भी नंबर अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर ये सीरीज़ आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको एक सीक्वेंस में ही लर्न करना है, तो उसका सीक्वेंस बता देती हूँ मैं आपको किस तरीके से लर्न रखना है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन याद रखना है। ठीक है, करीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी। ठीक है ना, करीना ने क्या मांगा है, करीना ने कार मांगी है, कौन सी, अल्टो जेन फरारी, लेकिन फिर भी क्या मिला, सिल्वर ऑडी, उसको फिर भी क्या मिला, सिल्वर ऑडी मिला। तो करीना का क्या हो जाएगा, करीना का के मतलब पोटेशियम। ठीक है ना, ने से क्या हो गया, सोडियम, Na सोडियम, कार का क्या हो गया, कैल्शियम। ठीक है ना, मांगा का क्या हो गया, मैग्नीशियम। फिर अल्टो का एल्यूमिनियम हो जाएगा, जेन का जिंक हो जाएगा। ठीक है ना, फरारी का आयरन हो जाएगा। फिर भी दोनों का, फिर भी का क्या हो जाएगा, लेड, Pb। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लेड, Pb। क्या का क्या हो जाएगा, Cu, क्या। ठीक है ना, क्या में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे Cu होगा। ठीक है ना, Cu मतलब कॉपर। मिली में क्या होगा, मर्क्यूरी। ठीक है ना, और मर्क्यूरी का फॉर्मूला क्या होता है, Hg। ठीक, तो मिली में क्या याद रखना है आपको, मर्क्यूरी का फॉर्मूला होता है Hg। सिल्वर में क्या आएगा, Ag, और ऑडी में Au, गोल्ड। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप लोग इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न रख सकते हैं। सिंपल सी लाइन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, कि करीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, करीना ने कौन सी कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्या मिली उसे, सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो इस सिंपल सी लाइन के बेसिस पे आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप लर्न रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। इस पूरे वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, ताकि जितने भी वीडियोस हैं उसकी सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।